नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर में दम है, आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। करप्शन के खिलाफ ईओडब्ल्यू का एक्शन लगातार जारी है और इस बार जांच की आंच के घेरे में आए हैं एक बिशप जो जबलपुर में द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन हैं। बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर पड़े छापों में करोड़ों की अकूत दौलत का खुलासा हुआ है। इसकी काली कमाई का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह बिशप चार्टर्ड प्लेन से देश दुनिया का सफर करता था। इस छापे में कई और बड़े भी खुलासे हुए हैं। देखिए जबलपुर से प्रतीक अवस्थी की एक खास रिपोर्ट। आर्थिक अनियमितताओं के चलते ईओडब्ल्यू की जांच में फंसे बिशप पीसी सिंह के ठिकानों पर की गई कार्रवाई नित नए खुलासे कर रही है। आर्थिक अनियमितताओं के साथ साथ धार्मिक संस्थाओं को 2 करोड़ से अधिक की राशि ट्रांसफर करने के मामले के बाद अब धर्मांतरण जैसे आरोप भी बिशप पर लग रहे हैं। इस बीच ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो बिशप की लग्जरी लाइफस्टाइल को बयां कर रही है। प्राइवेट जेट से यात्रा करना और विदेशों की सैर सपाटे से कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग का अनुमान भी बिशप पर लगाया जा रहा है। इस बीच न केवल ईओडब्ल्यू बल्कि अन्य जांच एजेंसियां भी बिशप पर अपना निशाना साध सकती हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन बिशप पीसी सिंह पर ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसता जा रहा है। ईओडब्ल्यू ने बिशप के 48 बैंक खातों को सील कर दिया है। छापे में बरामद 1 करोड़ 65 लाख इंडियन करेंसी, 18,652 अमेरिकन डॉलर और 118 पाउंड सहित 80 लाख से ज्यादा के सोने के जेवरात आयकर विभाग को सौंप दिए गए हैं। छापे में 17 संपत्तियों के दस्तावेज और 9 लग्जरी और 32 विदेशी गाड़ियां भी बरामद हुई हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। जांच में पता चला है कि बिशप पीसी सिंह चार्टर प्लेन से सफर करता था। इसके ऊपर 2 करोड़ 70 लाख रुपए कुछ धार्मिक संस्थाओं को बेचने का आरोप लग रहा है। आशंका है कि ये पैसा गैर कानूनी धर्मांतरण में इस्तेमाल किया गया। इस मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ईओडब्ल्यू को जांच के आदेश दे दिए हैं। हमने तय किया है राज्य शासन ने कि इस पूरे छापेमारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो प्राप्त धन हुआ है उसका उपयोग कहीं गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा। धर्मांतरण और अन्य गैरकानूनी काम इस ट्रस्ट के माध्यम से चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के वो तो नहीं किए जा रहे। इसकी जांच ईओडब्ल्यू करेगा। पीसी सिंह उर्फ प्रेमचंद सिंह के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में 99 आपराधिक केस दर्ज हैं। छेड़छाड़, अवैध वसूली, फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल सहित कई मामलों में बिशप पीसी सिंह आरोपी है। इसके खिलाफ मिर्जापुर में 10 करोड़ की जमीन अवैध तरीके से बेचने का भी आरोप है। आशंका है कि पीसी सिंह ने अरबों की काली कमाई की। द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का चेयरमैन के लिए भी फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। जांच में ये पाया गया है कि वर्ष 2003-04 से लेकर वर्ष 2011-12 के बीच में लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए का इस तरह का ट्रांसफर हुआ है जो अवैधानिक था। प्रथम दृष्टया इसमें जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की विवेचना की गई और चूंकि ये वर्ष 2015 से लगातार इसमें जाँच हो रही थी, सारी शैक्षणिक संस्थाएं लगभग इन्हीं के नियंत्रणाधीन हैं, इसलिए इनकी जानकारियों को प्राप्त करने में काफ़ी परिश्रम करना पड़ा था। इसमें जब गोपनीय सत्यापन किया गया तो कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसमें कई अन्य न्यायालयों में और कई थानों में इनके बारे में कुछ प्रकरण पंजीबद्ध होने की सूचनाएं हैं, उनका भी सत्यापन कराया जाएगा। जांच में ये भी बात सामने आई है कि द बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया को बतौर ट्रस्ट सरकार से जमीनें अलॉट की गई थी, लेकिन ट्रस्ट ने शर्तों के खिलाफ जाकर जमीनों का व्यावसायिक इस्तेमाल किया है। इसके पीछे बिशप पीसी सिंह का हाथ हो सकता है। इस मामले में सरकार की सबसे बड़ी चिंता धर्मांतरण कनेक्शन की है। फिलहाल सीएम के निर्देश पर पीसी सिंह की कुंडली खंगाली जा रही है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18, जबलपुर।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में प्रवेश से पहले ही सियासी बिसात बिछने लगी है। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में यात्रा के दौरान नर्मदा नदी में स्नान की खबर सामने आने के बाद बीजेपी इसके काउंटर में जुट गई है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व टारगेट को विफल करने के लिए बीजेपी ने काउंटर प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत बीजेपी अमरकंटक में अपना प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करेगी। इससे पहले जानकारी ये भी है कि जब राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी तो उस दौरान वो नर्मदा स्नान भी करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी अमरकंटक में नर्मदा स्नान करेंगे। सियासी चर्चा ये है कि नर्मदा स्नान के जरिए उनकी कोशिश सॉफ्ट हिंदुत्व का मैसेज देने की है। उधर बीजेपी को राहुल का स्नान शायद रास नहीं आ रहा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू तक कह चुके हैं, लेकिन बीजेपी को लगता है कि बात सिर्फ बयानों से नहीं बनेगी। लिहाजा राहुल के नर्मदा स्नान का काउंटर करने के लिए बीजेपी की नई रणनीति दिखने लगी है। बीजेपी ने अमरकंटक में चिंतन शिविर बुलाया है। ये चिंतन शिविर 2 से 3 दिन का हो सकता है। इस शिविर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। अमरकंटक वो स्थान है जहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। माना जा रहा है कि बीजेपी राहुल गांधी के सॉफ्ट हिंदुत्व के संदेश की काट के लिए अमरकंटक पर फोकस कर रही है। देखो, कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है ये अपने आप में ही देश की एकता अखंडता का मजाक है, क्योंकि भारत तो जुड़ा हुआ है। भारत टूटा इनको कहाँ से दिख रहा है। दूसरा, अगर वो नर्मदा जी में यात्रा कर रहे हैं तो अपने पुरखों के पाप का प्रायश्चित करेंगे। इनके पुरखों ने भारत माता की छाती पर आरी रख के उसके 2 टुकड़े किए, उसका प्रायश्चित कर रहे हैं। मुझे लगता है वो दुस्वप्न उनको याद आ रहे हैं बार बार कि भारत टूट गया, भारत टूट गया। 1947 में इनके पुरखों ने भारत को बांटा। अब ये क्या जोड़ने की बात करते हैं, क्या पाखंड करते हैं। आज तो देश मजबूत है, जुड़ा हुआ है, प्रतिबद्ध है और प्रगति कर रहा है। किसी कांग्रेसी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई है, जो कश्मीर तक जाएगी और इसी दौरान राहुल गांधी 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश से भी गुजरेगी। जानकारी के मुताबिक 25 नवंबर के करीब ये यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी और करीब 16 दिनों तक मध्य प्रदेश में रहेगी। यात्रा के दौरान ही राहुल गांधी नर्मदा नदी के तट पर स्नान करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस अभी से तैयारियों में जुट गई है। देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा का उद्देश्य एक सामूहिक उद्देश्य है, जिसमें नफरत की आग को बुझाते हुए भारत की एकजुटता कैसे प्रदर्शित हो, वो लक्ष्य है। और 3500 किलोमीटर से अधिक किसी राजनीतिक दल के नेता द्वारा चलना अपने आप में देश प्रेम की ओर अग्रसर कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मूल में अंतर यही है कि कांग्रेस के लीडर भारत को जोड़ने के लिए चल रहे हैं और उसके काउंटर में भाजपा का चिंतन विध्वंस फैलाने के लिए होता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान नर्मदा स्नान करने के मुद्दे पर सियासत तेज होती जा रही है। सिर्फ यात्रा ही नहीं बल्कि नर्मदा स्नान को लेकर भी बीजेपी हमलावर है। यहाँ तक कि राहुल गांधी को इच्छाधारी हिंदू तक कहा जा रहा है। उधर कांग्रेस भी पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रही। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। प्रदेश में बाकी बचे 46 नगरीय निकायों में चुनाव का बिगुल बज गया है। 27 सितंबर को 18 जिलों के 46 निकायों में चुनाव होगा और 30 सितंबर को नतीजे आएंगे। इस बार 46 निकायों में से ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य इलाकों में हैं। ऐसे में आदिवासी वोट बैंक साधने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव हैं और ऐसे में आदिवासी वोट सियासी दलों के लिए बड़ा मायने रखता है। 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव सियासी दलों के लिए क्यों महत्वपूर्ण हो गए हैं? क्या 2023 के चुनाव से पहले आदिवासी इलाकों में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए लिटमस टेस्ट साबित होंगे? देखिए रिपोर्ट।
प्रदेश के बाकी बचे 46 निकायों में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। 27 सितंबर को 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों के लिए वोटिंग होगी और 30 सितंबर को नतीजे आएंगे। विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आता जा रहा है। ऐसे में हर चुनाव की अहमियत बढ़ गई है, खास तौर पर 46 निकायों के चुनाव की, क्योंकि इन निकायों में ज्यादातर आदिवासी इलाके ही आते हैं। जाहिर है आदिवासियों को साधने का ये बड़ा मौका भी है और सियासी जरूरत भी। आदिवासी में किसकी कितनी पैठ है, इसका लिटमस टेस्ट भी इसे माना जा रहा है। बात बीजेपी की करें तो सरकार ने 3 बड़े फैसले लेकर आदिवासी वोट को साधने की कोशिश की है। भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। जिस समाज के पीड़ित मानवता को जो संसाधन नहीं मिल पाए उसे देना है, इसलिए कई प्रकार की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि जनजाति समाज का सम्मान भी स्थापित हो, संसाधन भी उन्हें मिले और जैसे सब लोग जीवन जीते हैं उसी सम्मान के साथ उसी स्तर पर वो जीवन जी सकें। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है, चुनाव का इससे कोई संबंध नहीं है। और एक बात, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी हम, तो चुनाव जब होता है तो जिस आदमी के लिए सरकार काम करती है, जिस दल की, उसको लाभ मिलता ही है, तो स्वाभाविक रूप से लाभ मिलेगा। अभी मिला है, राष्ट्रपति के चुनाव में मिला है, जनप्रतिनिधियों ने दिया है, उनके 19 विधायकों ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, कांग्रेस के, क्योंकि उनको भी समझ में आ गई कि कांग्रेस केवल बांट सकती है, लड़ा सकती है, कल्याण नहीं कर सकती। उधर कांग्रेस भी 46 नगरीय निकायों के चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट गई है। चुनाव की वजह से कमलनाथ ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिस्सा नहीं लिया। कांग्रेस ने आदिवासी वोट साधने के लिए सारे पत्ते खोल दिए हैं। पार्टी नेता ये कहते घूम रहे हैं कि कमलनाथ पिछले जन्म में आदिवासी रहे होंगे, इसीलिए उन्हें आदिवासियों का दर्द और उनकी जरूरतें पता है। मैं हमेशा कहता हूँ कमलनाथ जी आदिवासियों के ज़रूरत और उनके लिए क्या क्या होना चाहिए उसके एक्सपर्टाइज हैं। कभी कभी कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी पिछले जन्म में आदिवासी रहे होंगे, जो उनको पूरा ज्ञान है आदिवासी लोगों के हर डिमांड का। और उन्होंने सरकार के रहते इतने किए हैं, छिंदवाड़ा में इतने किया है कि मैं समझता हूँ कि पूरी 46 जगह कमलनाथ जी रहते हैं, कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी तो सरकार तो युवाओं को, आदिवासी युवाओं को साधने के लिए योजनाएं ला रही, टांटिया मामा योजना, तमाम योजनाएं ला रही। अरे इनको नौकरी तो दे दो, ये इनके प्रमोशन तो कर दो, आदिवासियों के जो नौकरी में है उनको नौकरी दे दो। 46 नगरीय निकायों में चुनाव के बहाने बीजेपी और कांग्रेस आदिवासियों में अपनी ताकत को परखने की कोशिश में है। 18 जिलों के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे 2023 के लिए आदिवासियों के मूड का इशारा भी माना जा सकता है। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और उनके आगमन पर बीजेपी ने भव्य स्वागत किया, जिसे बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया। लेकिन इस दौरान बीजेपी नेताओं के बीच एक होड़ और देखने को मिली, जिसमें पार्टी के बड़े चेहरे अपने आप को नड्डा का सबसे करीबी दिखाने में लगे रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा हुआ, एयरपोर्ट में भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद रोड शो भी निकाला गया। इसे बीजेपी के एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया, लेकिन इससे कहीं ज्यादा शक्ति प्रदर्शन बीजेपी के नेताओं के बीच देखने को मिला, जहां रोड शो के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जेपी नड्डा के साथ दिखाई दिए, तो वहीं पोस्टर वॉर में बृजमोहन अग्रवाल आगे निकलते हुए दिखाई दिए। छत्तीसगढ़ बीजेपी में इन दिनों बड़े बदलाव हुए हैं और बदलाव की कवायद लगातार जारी है। प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के बाद प्रदेश प्रभारी भी बदल दी गई। ऐसे में पहले से जमे जमाए नेताओं को साइडलाइन होने का डर सता रहा है और लाइमलाइट में रहने की कोशिश भी की जा रही है। किसी भी संगठन में कोई नेता अगर राष्ट्रीय नेतृत्व के करीबी होता है तो कार्यकर्ताओं के बीच उस नेता की पूछ परख बढ़ जाती है। यही कोशिश बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आगमन पर दिखाई दी। यहाँ पोस्टर वॉर में बृजमोहन अग्रवाल सबसे ज्यादा आगे दिखाई दिए, तो वहीं रोड शो और तमाम योजनाओं में नड्डा के बगल खड़े होकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी ये बता दिया कि नड्डा से उनके पुराने संबंध अब भी इतने मजबूत हैं कि प्रदेश में राष्ट्रीय नेतृत्व के सबसे करीबी नेता वही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। पूरी बीजेपी उत्साहित है, लेकिन पोस्टर वॉर भी यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक बीजेपी कार्यालय के सामने हम खड़े हैं और यहाँ पे जितने पोस्टर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा तस्वीर नज़र आ रही है वो
कद्दावर नेता बीजेपी के बृजमोहन अग्रवाल की तस्वीरें आपको यहाँ पर ज़्यादा दिखने को मिलेगी, उनके पोस्टर्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हालांकि स्वागत में कई सारे पोस्टर जगह जगह लगे हैं, लेकिन शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का जो रहा उसमें एक तरह से ये पोस्टर वॉर भी दिखाई दिया, जिसमें बृजमोहन अग्रवाल आगे निकलते हुए दिखाई दिए। बीजेपी में पोस्टर वॉर को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी बड़ी बेबाकी से कह दिया कि वे राजनीतिज्ञ हैं, कोई साधु संत नहीं। ऐसा है, रायपुर कॉन्स्टिट्यूंसी है मेरी और रायपुर शहर में रोड शो था, तो ये सब चीजें स्वाभाविक है और इसलिए मैं सोचता हूँ हर चीज में राजनीति देखना ठीक नहीं है और फिर हम लोग राजनीतिज्ञ लोग कोई साधु संत थोड़ी है। इधर कांग्रेस इस मामले में तंज कस रही है। पीसीसी संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि बीजेपी में रमन सिंह, धरमलाल कौशिक और बृजमोहन अग्रवाल जैसे नेताओं को साइड कर दिया गया है और अब इन्हीं नेताओं के बीच अपने आप को सबसे बड़ा बताने की होड़ चल रही है। जब नड्डा यहाँ पे आए तो सारे के सारे वो नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हटा दिए गए हैं या उनके नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं जनता के सामने अब नहीं रखना चाहती, वो सारे के सारे लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगे हुए थे। रमन सिंह का देखिए, पहली बार ऐसा हुआ कि 3 बार के मुख्यमंत्री बेचारा विनीत के रूप में पोस्टर में दिख रहा है। बृजमोहन अग्रवाल की स्थिति है कि प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर भी अपना कब्जा जमाने के लिए उससे बड़ी फोटो अपनी लगाए हुए हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि प्रदेश अध्यक्ष किसी भी पार्टी का उस प्रदेश का सब मुखिया होता है, उसकी पोस्टर में फोटो ऊपर रहनी चाहिए बड़े बड़े में। बृजमोहन अग्रवाल जी का पूरे शहर में पोस्टर लगी हुई है। अब देखिए बृजमोहन अग्रवाल की फोटो 1 आध इंच अरुण साहू जी से बड़ी होगी। रमन सिंह की स्थिति ये है कि भैया मैं भी हूँ, पूरे नड्डा को विनीत में रमन सिंह करके फोटो लगाया। रमन सिंह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो भाई, 3 बार के मुख्यमंत्री थे, अपनी डिग्निटी का ख्याल रखो, ऊपर फोटो लगवाओ, आप नीचे आपके समर्थक की फोटो है। लेकिन क्या करोगे, डरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। बदलाव से जिनको फायदा होने की उम्मीद है, ऐसे नेता तो इस वक्त बेहद खुश हैं। लेकिन संगठन से साइडलाइन कर दिए गए नेताओं के चेहरों से साफ नजर आ रहा है कि वे फिलहाल तो पार्टी के निर्णय के साथ ही हैं, लेकिन सियासत में भविष्य में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। छत्तीसगढ़ में अगला साल चुनावी है और शक्ति प्रदर्शन से सत्ता तक का सफर बीजेपी को पूरा करना है। चेहरे बदल गए, कार्यकर्ताओं में उत्साह भी दिखाई दे रहा है और लगातार केंद्रीय मंत्रियों और बड़े पदाधिकारियों का छत्तीसगढ़ दौरा भी हो रहा है। लेकिन सच बात यह भी है कि बीजेपी इस वक्त कई धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इसे किस तरह से मैनेज किया जाएगा और कहीं 2023 में सत्ता वापसी के लिए बीजेपी के लिए ये गुटबाजी खतरा न बन जाए। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनावी दौरों और सियासी बयानबाजियों के बीच सबसे बड़ा छत्तीसगढ़िया कौन के सवाल पर सियासत शुरू हो गई है। क्या वाकई किसी के दिल में उतरने का रास्ता पेट से होकर जाता है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ में जिन दिनों जैसे छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को खाने और फिर उसको जताने की होड़ लगी हुई है, उससे तो ये सवाल उठता ही है। बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स आ रहे हैं, उनके मेनू में खासतौर पे छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं। हालांकि इस पर जब कांग्रेस चुटकी ले रही है तो बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आने के पहले छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं बनाए जाते थे। बात केवल व्यंजनों की नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के खेल, छत्तीसगढ़ की भाषा, बोली, इनको लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में सियासत लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, वैसे ही स्थानीयता की राजनीति भी जोर पकड़ने लगी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ के तीज त्योहार को व्यापक स्तर पर मनाने के लिए आयोजन किए जाते रहे हैं। चूंकि त्योहारों पर आयोजन होने लगे, इसके साथ साथ इनसे जुड़ी परंपराओं और खान पान का भी काफी प्रचार प्रसार किया गया। कांग्रेस के तमाम आयोजनों में खास तौर पर छत्तीसगढ़ी संस्कृति, खान पान और वेशभूषा दिखाई देती है। अब बीजेपी के बड़े नेताओं के छत्तीसगढ़ में दौरे के दौरान इसकी झलक मिल रही है। चाहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हो, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का दौरा हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा। इस बात को खास तौर पर हाईलाइट किया गया कि इसमें न केवल छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसे जा रहे हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की परंपराओं की निर्वाह की झलक भी मिली। इस पर अब सियासत और कटाक्ष भी शुरू हो गई है। मोहन भागवत जी आ रहे हैं, बीजेपी के नेता आ रहे हैं, आरएसएस के लोग आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और मुझे जानकारी मिली है कि
छत्तीसगढ़िया पकवान चीला, फरा, चौसेला परसा जाएगा। तो अच्छी बात है, ये तो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़िया संस्कृति की जीत है और मैं उम्मीद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आत्मसात भी करे और उन्हें निमंत्रण भी देता हूँ कि 15 साल में तो ये लोग कौशल्या माता का मंदिर नहीं बना पाए थे, वो राम वनगमन पर्यटन परिषद नहीं बना पाए थे, तो वहाँ कौशल्या माता के दर्शन के लिए भी चले। और दूसरा जो गौठान बनाए हैं, गौ माता के नाम से तो बहुत ही लोग वोट मांगते हैं, लेकिन हमने जो गौठान बनाया है उसमें भी वो विजिट करें। और तीसरा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जो हम लोग बनाए हैं, ये तीनों के लिए मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। वहीं बीजेपी का कहना है कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार आने के पहले छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी व्यंजन नहीं बनते थे या भाषा बोली नहीं बोली जाती थी। कांग्रेस राजनीति के तहत सब कर रही है, हमने तो छत्तीसगढ़ राज्य बनाया है। तो क्या भूपेश बघेल के आने के बाद में यहाँ पर छत्तीसगढ़ी व्यंजन का निर्माण हो रहा है, त्योहार हो रहा है? मुझे लगता है कि हम लोग जन्म नहीं लिए थे तब से यहाँ गांव में उत्सव मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाया जाता है और जो भी हमारे अतिथि आते हैं यथा योग्य स्वागत सत्कार किया जाता है। बीजेपी के इस जवाब पर कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बार फिर तंज कसते हुए सलाह दी कि बीजेपी के केंद्रीय नेता वोट की राजनीति के लिए व्यंजनों का लुत्फ न उठाएं। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है वोट की राजनीति करने के लिए लुत्फ न उठाएं, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को आत्मसात करने के लिए आए। उनने इस तरीके से आमंत्रण दिया है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय नेतृत्व है उनको ये बातें शायद समझ में नहीं आई। इस बीच पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कैबिनेट की बैठक के बाद छत्तीसगढ़िया ओलंपिक आयोजित करने की जानकारी दी। स्कूलों में एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा और आदिवासी बोली में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। जाहिर तौर पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में ये बताने की होड़ लगी हुई है कि सबसे बड़ा छत्तीसगढ़िया कौन है। दोनों ही पार्टियां मिशन 2023 की तैयारियों में भी लगी हुई है। हालांकि आने वाले समय में जो चुनाव के नतीजे होंगे उससे पता चलेगा कि जनता ने सबसे बड़ा छत्तीसगढ़िया किसे माना और छत्तीसगढ़िया राजनीति किसकी कामयाब रही। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। जबलपुर में बिशप के यहाँ छापे पर सीएम शिवराज ने ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के साथ